नमस्कार स्टूडेंट्स। गद्य भाग में पहला पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय कंप्लीट हो गया था। उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी अपन ने कर लिए थे और निबंधात्मक जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरा पाठ जो है बाजार दर्शन वो शुरू हो गया था, जिसमें जैनेन्द्र जी का परिचय और पाठ का परिचय अपन ने पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स, जैनेन्द्र कुमार जी का नाम जब भी आता है तब ऐसा कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता के रूप में उनको माना जाता है। हिंदी साहित्य में मनोविज्ञान को कहानियों का आधार बनाने का जो श्रेय है वो मुंशी प्रेमचंद, प्रसाद और जैनेन्द्र, इन तीनों को ही जाता है। कहानियों में मनोविज्ञान का अर्थ ये है मन का विज्ञान। मन के जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स का सूक्ष्मता से अध्ययन करके लोगों के सामने रखना। इनकी रचनाएं अपन ने देख ली थी और एक लाइन आई थी कि मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। गोर्की एक यूरोपियन साहित्यकार थे और उन्होंने भी अपने साहित्य में मनोविज्ञान का भरपूर प्रयोग किया था, तो प्रेमचंद ने उनको भारत का गोर्की कहकर उनका सम्मान बढ़ाया था। पाठ परिचय की यदि बात करें तो पाठ का नाम है बाजार दर्शन। दर्शन यानी फिलॉसफी, विचार। बाजार के प्रति ग्राहकों के क्या विचार होते हैं, बाजार क्यों बने हैं, कैसे उनका उपयोग हमें करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें बाजार जाकर नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों पर इस पाठ में अपन चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, दो शब्द आए हैं, उन दोनों शब्दों को बिल्कुल बारीकी से आप लोग देखिए कि इस पाठ में उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा विचार किया गया है। उपभोक्तावादी परंपरा उसे कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक चीज़ें खरीदकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है, ऐसी विचारधारा होती है उपभोक्तावादी विचारधारा। बाजारवाद, यही बाजारवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लेखक ने बताया है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने हैं, इसलिए आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही बाजार का उपयोग करना चाहिए। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है हमें बाजार से वही खरीद कर लानी चाहिए। अनावश्यक सामान बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। यदि हम अनावश्यक सामान बाजार से खरीदते हैं तो उससे हमारा अर्थतंत्र जो है वो गड़बड़ा जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। यदि हम पैसे का घमंड दिखाते हुए अनावश्यक सामान खरीदते हैं तो उससे बाजार में एक कपट का आचरण बढ़ता है, बाजार में भ्रष्टाचार बढ़ता है, चीज़ों का कृत्रिम अभाव पैदा होता है और वही महंगाई को जन्म देता है। ठीक है, तो बाजार दर्शन जो पाठ है जैनेन्द्र जी का, इसमें उन्होंने बताया है कि हमें बाजार का उपयोग कैसे करना चाहिए और उन्होंने देखिए 3 उदाहरण दिए हैं पूरे पाठ में। एक तो लेखक का पहला मित्र जैनेन्द्र जी का, एक लेखक का दूसरा मित्र, इन दोनों के कोई नाम नहीं बताए गए हैं, और लेखक के तीसरे मित्र जो हैं उनका नाम है भगत जी। ये तीनों व्यक्ति बाजार का कैसे उपयोग करते हैं वही इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। फिर आप लोग एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। बाजार दर्शन का अर्थ होता है बाजार के प्रति व्यक्ति की विचारधारा, उसकी सोच। बाजार का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, वो 3 उदाहरण के माध्यम से इस पाठ में समझाया है। पहला मित्र, दूसरा मित्र और भगत जी। पहला मित्र बाजार का क्या उपयोग करता है, दूसरा व्यक्ति बाजार का क्या उपयोग करता है और भगत जी बाजार का क्या उपयोग करते हैं, ये सब कुछ हम इस पाठ के अंतर्गत
पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपना जो पाठ है वो शुरू हो जाता है। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र ये लेखक कह रहा है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। कि मेरा एक मित्र बाजार गया था कोई जो छोटी मोटी चीज़ लाने के लिए, लेकिन जब वापस आया तो बहुत सारे कैरी बैग, बहुत सारी थैलियाँ, बहुत सारे थैले उसके पास थे। तब मैंने पूछा, लेखक ने, ये क्या? तो मित्र बोले, यह जो साथ थी। कौन? पत्नी। किसकी? लेखक के मित्र की। तो देखो, लेखक का मित्र बाजार गया कोई मामूली चीज़ लेने, लौटा तो बहुत सारा सामान लाया। जब लेखक ने पूछा, भाई इतना सामान, तो उन्होंने पत्नी की तरफ इशारा किया कि ये साथ थी इसलिए इतना सामान आया। उन्होंने वो दोष किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। उनका मतलब था कि यह पत्नी की महिमा है, ये इतना सारा सामान इसकी वजह से आया है और मैं उस महिमा का कायल हूँ। मेरी पत्नी मुझे जिस सामान के लिए कह देती है, फिर मैं उस सामान के लिए मना नहीं करता हूँ। जैसे जैसे ये कहती गई और वैसे वैसे मैं सामान खरीदता गया। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, जब भी घर में कोई अतिरिक्त सामान आता है तो आदमी उसका दोष औरत को दे देता है कि इसकी वजह से ज़्यादा खर्चा हुआ है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ आपको अंडरलाइन करना है। और ये पहला प्रश्न बना है साहब, पहला प्रश्न बनेगा, यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न बनेगा। तो यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये इंडिविजुअल किसी एक पर्सनालिटी का प्रश्न नहीं है, ये समूची स्त्री जाति का प्रश्न है साहब। और जब लेखक का मित्र यह कहता है कि यह सामान पत्नी की वजह से आया, तो उसमें इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी का अपमान नहीं है, बल्कि समूची स्त्री जाति का अपमान है। आदमी यह सोचता है कि घर में अनावश्यक सामान जो है वो औरत की वजह से आता है। तो यहाँ किसी एक औरत का अपमान नहीं है, बल्कि समूची औरत जाति का अपमान होता है यह कथन कहने से। और आदमी कह देता है, स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। माया कहते हैं धन को। जब भी घर में ज़्यादा खर्चा होता है, पैसे की कमी होती है, तुरंत आदमी कह देता है कि घर में बचत करने का काम औरत का है, मेरा थोड़ी है। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी पत्नी का सहारा लिया जाता है। यानी घर में जब भी ज़्यादा खर्चा होता है, आदमी नीट एंड क्लीन तरीके से बाहर निकल जाता है और उसका दोष पत्नी को दे देता है। इसके मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है सब। किसके मूल में? ये जो ज़्यादा सामान लाया है ना लेखक का मित्र, पहला कारण तो क्या है? पत्नी। दूसरा कारण और है, वो है मनी बैग, यानी बटुए में पैसे थे, पर्स में पैसे थे, तब ये सामान आया, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो लेखक का मित्र बाजार गया, बहुत सारा सामान लाया। जब पूछा कि इतना सामान, तो उन्होंने कहा यह साथ थी इस वजह से आ गया। अब लेखक कह रहा है कि पहला कारण तो मान लेते हैं वो थी, लेकिन दूसरा कारण क्या है? पैसे की एनर्जी। जेब में पैसा भी था तब ये इतना सामान आया, पैसा नहीं होता तो नहीं आता। तो दूसरा कारण क्या है? पैसा और पैसे की एनर्जी, पैसे की ताकत। आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर ये पाल नहीं है भाई, माल है, माल माल है। माल असबाब मकान कोठी तो अन्य देके ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब आइए इस पैराग्राफ को वापस से समझते हैं।
हाँ, तो देखिए, पैसा पावर है, हम सब जानते हैं, लेकिन कब है पावर? पावर तब है जब आसपास मालटाल जमा हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं बैंक में, फिर भी वो आदमी पैदल जाता है, गाड़ी नहीं है, घर पे कोई फर्नीचर वगैरह भी नहीं है, पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं, और टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि इस आदमी के लिए पैसा पावर नहीं है। पैसे का पावर कब दिखता है? मान लीजिए किसी के पास करोड़ रुपए है, तो बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी मेंटेन करता है, 15,000 रुपये के जूते पहनता है, एप्पल का फ़ोन रखता है, बढ़िया 5-7 हज़ार रुपये का चश्मा रखता है, और बढ़िया ड्रेस पहनता है, गाड़ी में घूमता है, सोने की चेन पहनता है, तब कह सकते हैं कि पैसा पावर है। यानी ये पैसे को शो कर रहा है, और ये शो करना ही पावर होती है पैसे की। अब देखिए, किसी भी आदमी को हम देखते हैं जो फॉर्च्यूनर में बैठा है और एकदम सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर रहा है, अपन तुरंत कह देते हैं कि यार आदमी पैसे वाला है। अपन ने उसकी कोई बैंक की डायरी थोड़ी देखी है, उसने कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो थोड़ी देखा, लेकिन तुरंत अपन कह देते हैं उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर, उसकी जीवन शैली को देखकर अपन कह देते हैं कि आदमी पैसे वाला है। यानी इसके पास जो पैसा है उस पैसे का पावर ये शो कर रहा है। तो हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो उसको शो नहीं करते हैं, और एक वो होते हैं जिनके पास पैसा जितना है उससे कहीं ज़्यादा वो शो करते हैं, और ये पैसे का पावर होता है। वापस समझिए, पैसा पावर है, लेकिन उसके सबूत में भाई पैसा है कि नहीं है। आसपास मालटाल जमा, मालटाल गाड़ी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, एक बढ़िया कपड़े जूते, ये है पैसा। देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, लेकिन माल असबाब, गाड़ी घोड़े बंगला, ये सब तो बिना देखे ही दिख जाते हैं। इसके लिए बैंक बैलेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि अगला पैसे वाला है, और उसके पास परचेजिंग पावर है, पैसा खर्च करने की ताकत है इस आदमी के पास, और उसके प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं साहब, लोग संयमी भी होते हैं, अपने आप पर कंट्रोल भी करते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, फालतू के सामान को फालतू का समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम से वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। तो देखिए, आपके सामने 2 तरह के लोग आए। पहला तो वो है जिसके पास पैसा है और पैसे की पावर है, वो उसके पास परचेजिंग पावर है, वो पैसे को खर्च कर सकता है। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो संयमित जीवन जीते हैं, फालतू के सामान को फालतू का समझते हैं। वो 5-10 हज़ार के जूते नहीं पहनेंगे, वो 1000 के पहन लेंगे। वो 5,000 का चश्मा नहीं लगाएंगे, वो 250 का चश्मा लगा लेंगे। वो एप्पल का फ़ोन नहीं लेंगे, साधारण सा 10,000 रुपये का फ़ोन ही रख लेंगे। इसका मतलब ये व्यक्ति संयम पूर्वक जीवन जी रहा है। वे पैसे को पानी की तरह बहाते नहीं हैं, बुद्धिमान होते हैं, और उनका ये मानना होता है कि मुसीबत के समय ये पैसा काम आएगा, इसलिए वो उसे फालतू खर्च नहीं करते हैं। पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और उस पैसे की पावर को शो करने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बस मन में एक संतोष होता है कि उनके पास पैसा है, और मन में खुशी होती है, गर्व होता है कि जब भी कभी मुसीबत आएगी तो मैं नहीं फंसूंगा साहब, मेरे पास इतना पैसा है। सिर्फ मन में रखता है, उसको वो शो नहीं करता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, उससे कहीं ज़्यादा वो शो करते हैं। मैंने कहा कितना सामान ले आए, वापस वहीं चलो। लेखक का मित्र बाजार गया था मामूली सामान लाने, बहुत सा सामान लाया। जब कारण पूछा तो कहा पत्नी साथ थी। फिर लेखक ने कहा कि चलो पत्नी का तो कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण इसके पास पैसा भी था और पैसे को खर्च करने की ताकत भी थी। अब वापस वहीं आ जाओ।
लेखक कह रहा है कि इतना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, पर्स फैला दिया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो तो। कि जितने पैसे पर्स में थे, पॉकेट में थे, सारे खर्च हो गए, ट्रेन का किराया भी नहीं बचा है, सब खर्च कराया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। यह सामान इतना ही क्यों आया? क्योंकि पैसे खत्म हो गए। पैसा और होता तो सामान और आता। वह सामान जरूरत के हिसाब से नहीं आया बल्कि परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है। और ये जो इतना सामान आया है इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है। यानी अगले में पैसा खर्च करने की ताकत है, वो पैसे को खर्च कर सकता है, इसलिए इतना सामान आया है। एक छोटा उदाहरण यहाँ पर और देख लीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास 500 का नोट है और हमें कहीं जाना है, 1 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। एक तरफ तो हम ऑटो में बैठते हैं और ऑटो वाले को 500 रुपये देते हैं, ले भाई 10 रुपये काट ले, बाकी के दे दे। ये है परचेजिंग पावर। मात्र 1 किलोमीटर चलने के लिए हम 500 का जो नोट है वो अगले को दे देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनकी जेब में 500 है और उनको भी 1 किलोमीटर ही जाना है और सिर पर सामान भी है, लेकिन फिर भी वो 500 रुपये का नोट नहीं देंगे, 1 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। इस आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं है और पहले वाले आदमी के पास परचेजिंग पावर थी। आपके पास 2000 का नोट भी है तो आप 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की आइसक्रीम खाने के लिए 2000 का नोट दे देते हैं। इसका मतलब आपके पास परचेजिंग पावर है। मैंने कहा, लेकिन ठहरिए साहब, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में, यानी ये जो सामान खरीदा है ना, इसमें बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। तीसरा कारण, लेखक का मित्र बाजार से सामान लाया। पहला कारण तो उसने बताया पत्नी, दूसरा कारण लेखक ने बताया पैसा, और तीसरा कारण लेखक ही बता रहा है बाजार। यानी बाजार भी हमें सामान खरीदने के लिए विवश कर देता है कई बार। कैसे कर देता है? देखो साहब, मैंने कहा इतना कुछ नाहक फालतू में ले आया, इतना सामान क्यों लाया है? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। बेहया कहते हैं बेशर्म। लेखक का मित्र कहता है कि कुछ मत पूछ यार, बाजार है, पता नहीं कोई शैतान का जाल है। जिस प्रकार शैतान, राक्षस, अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाता है, उसी प्रकार बाजार भी जो है वो माल को सजा सजा कर रखता है और ग्राहकों के सामने एक जाल फैलाता है और ग्राहक उस जाल में फंस जाता है और अनावश्यक सामान खरीद लेता है। यहां से बेटा एक प्रश्न बनेगा कि लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है? लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार शैतान अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाता है और उसमें शिकार फंस जाता है, उसी प्रकार बाजार भी वस्तुओं को सजा धजा कर रखता है और ग्राहकों को आकर्षित करता है और ग्राहक उस सजावट के मोह में, जाल में फंस जाते हैं। इसलिए बाजार को शैतान का जाल कहा गया है। ठीक है। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ और मुझे लूटो और लूटो। लेखक सोचता है, मैंने सोचा भाई बाजार कब कहता है कि आओ और आप अनावश्यक सामान ले जाओ, ये तो हम ही खरीद के लाते हैं, इसमें बाजार क्या करे बेचारा। सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो, बाजार कह रहा है ये। मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते तो भी देखने में क्या हर्ज है, क्या परेशानी है? अजी आओ भी। तो लेखक कहता है कि बाजार हमें आमंत्रित करता है, बाजार थोड़ी कहता है कि आओ लूटो। बाजार ये थोड़ी कहता है कि सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे ही देखो, मेरे रूप को देखो। कुछ नहीं चाहते हो तो देखने में भी क्या हर्ज है, देख ही लो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है।
अंडरलाइन यहाँ भी करना है साहब। बाजार का आग्रह, आग्रह क्या है? बाजार का इनविटेशन। किसी शोरूम में कोई सामान बिल्कुल डेकोरेट करके रख रखा है और आप उस सामान को देखते हैं और देखते ही मन में उसे खरीदने की चाह उत्पन्न होती है, लेकिन उसके बाद आप ये सोचते हैं कि ये तो महंगा होगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तब आपके मन में एक तिरस्कार की भावना आती है कि यार मेरे पास देख पैसा ही नहीं, यदि होता तो मैं ये सामान खरीदता। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक, मूक कहते हैं साइलेंट। ऊंचा बाजार जैसे अपने बाइस्कोप है, बाइस्कोप में मान लीजिए कोई एडिडास का शोरूम है, तो ये ऊंचा बाजार है। उसका आमंत्रण, उसका इनविटेशन साइलेंट होता है। अब देखो अपने पास दो दुकानें हैं, एक तो आप स्टेशन रोड पर चले जाओ जहाँ जूतों की सेल लग रही है, और एक आप बाइस्कोप में चले जाओ एडिडास के शोरूम के पास। जहाँ सेल लग रही है वहाँ से आप गुजरोगे तो जो दुकानदार है वो कहेगा आइए साहब 100 रुपये में जूते ले जाइए, 500 में 3 जोड़ी ले जाइए, 1000 में 6 जोड़ी ले जाइए, आओ बहुत बढ़िया जूते हैं, जूते खरीदो साहब, जूते अजय आओ आओ देखो ही, ये कहता है। लेकिन अपन बाइस्कोप में एडिडास के शोरूम के सामने से जाएंगे तो उस दुकान में जो आदमी बैठा है वो काउंटर पर ही बैठा रहेगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मतलब पहला वाला दुकानदार तो चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुला रहा है और दूसरा वाला जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये ऊंचा बाजार है और इसका आमंत्रण, इसका इनविटेशन साइलेंट है। साइलेंट कैसे है कि वो शोरूम में सामान को ही ऐसे डेकोरेट करके रखेगा, शोकेस में रखेगा कि जो कोई देखेगा उसका मन उस सामान को खरीदने के लिए करेगा। तो दो बाजार है, एक तो नीचा बाजार जो जाटिया बाजार में या स्टेशन रोड पर सेल लग रही है, वो तो चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाता है, और दूसरा बाइस्कोप की दुकान है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब ये बाजार ऊंचा बाजार है साहब, और ये चिल्ला कर ग्राहकों को नहीं बुलाते। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, उससे चाह जगती है। ध्यान देना, वो स्टेशन रोड वाला चिल्ला रहा है कि 200 रुपये में जूते ले जाओ, 500 में 3 जोड़ी ले जाओ, फिर भी मन में चाह नहीं जगती है कि जूते खरीदें। लेकिन एडिडास के शोरूम वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन वो दुकान को ही ऐसे डेकोरेट करके रखता है कि उसमें पड़ा सामान देखेंगे तो मन में चाह जगेगी और उस सामान को खरीदने की प्रबल इच्छा मन में होगी। चाह मतलब अभाव। आपने तुरंत एडिडास के शोरूम में जूते देखे और आपको लगेगा कि आपके जीवन में जूतों का अभाव है, आपके जीवन में जूते नहीं हैं, काश आप भी एडिडास के जूते पहने। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और वहाँ पर जब आप बाइस्कोप में जितनी भी दुकानें हैं वहाँ जाकर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि यार आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मन में एक चाह जगती है, आपको अपने जीवन में अभाव महसूस होता है, आपको लगने लगता है कि आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, मेरे यहाँ तो देखो कितना लिमिटेड है, और यहाँ देखो कितना अनलिमिटेड है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना यानी इच्छा में विकल व्याकुल बनाकर छोड़ता है। कोई अपने को न जाने, अपने को जानने का मतलब है, मान लो मैं गया बाइस्कोप, वहाँ पर एडिडास के शोरूम के सामने खड़ा हूँ, और मन में चाह जगी कि यार एडिडास के जूते खरीदें, लेकिन मैंने तुरंत अपने आप को जान लिया कि मेरे जेब में तो 400 रुपये ही है, मैं कहाँ से एडिडास के जूते खरीदूँगा, और मैं तुरंत वहाँ से चला जाता हूँ। इसलिए जब भी कभी ऊंचे बाज़ार में जाते हैं तो आपको अपने आप को भी जान लेना चाहिए कि आप ये खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। जब आप खरीद ही नहीं सकते हैं तो उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक इच्छाओं में व्यक्ति को व्याकुल बना देता है, और व्याकुल ही क्यों, आदमी को पागल बना देता है। फिर आप जब तक वो सामान नहीं खरीदते हो तब तक आपके मन में चैन नहीं रहता है, आपके मन में असंतोष, अनसेटिस्फिकेशन की भावना जाग जाती है, तृष्णा जन्म ले लेती है, और आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि यार वो एडिडास के जूते पहनता है, मैं क्यों नहीं पहन सकता हूँ, और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप उस शोरूम में जाकर आए आप में एकदम बदलाव आ गया,
आप तड़पने लग गए कि मैं कैसे ये सामान खरीदूं। ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है और मनुष्य बेकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लीजिए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, हैं, मन लगा हुआ था पढ़ाई में, और जैसे ही शोरूम में जाकर आए तुरंत आपके मन में हो गया कि यार मेरे को तो वो फ़ोन लेना है, और अब आपका मन उसी फ़ोन में पड़ा है। घर वाले चाहे कुछ भी कह दे लेकिन आपका काम में मन नहीं लग रहा है, बेकार हो गए आप। इसलिए कभी भी अपने आप को जाने बिना बाजार नहीं जाना चाहिए और अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। एक और मित्र की बात, ये तो एक मित्र की बात खत्म हो गई। अब आपको एक मित्र की बात याद रखनी है। 2-3 बीच में प्रश्न बने हैं। पहला मित्र बाजार गया, बहुत सारा सामान लाया, कारण पूछा तो कारण पत्नी बताया। लेखक कहता है कि इसमें दूसरा कारण और भी है साहब, वो है पैसे को खर्च करने की पावर, और तीसरा कारण है बाजार। अब ये एक मित्र की कहानी पूरी हो गई। एक मित्र बाजार का क्या उपयोग करता है। अब आओ दूसरा मित्र, ध्यान देना, ये भी विचित्र है साहब। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले गए बाजार में, कहीं शाम को वापस आए। दूसरा मित्र दोपहर से पहले गया था 10 बजे और 6 बजे वापस घर आया और खाली हाथ आया, कुछ भी नहीं लाया। मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोला बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे? बोले क्यों? बाजार को बस बाजार ही देखते रहे। तब मैंने कहा भाई लाया तो तू कुछ ही नहीं। बोला हाँ, अब ध्यान देना, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या न लूं। सभी कुछ लेने को जी करता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। ठीक है। लेखक का दूसरा मित्र बाजार गया और खाली हाथ आया। जब लेखक ने पूछा भाई लाए तो कुछ ही नहीं, तो उसने कहा कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं लूं तो क्या नहीं लूं। बाजार की सब चीजें लेने का मन कर रहा था। कुछ लेने का मतलब था, एक दुकान में से 2 चीजें लेने का मतलब था बाकी सारी चीजें छोड़ देना। मैं उस दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाया। ये व्यक्ति जो है इसका मन रिक्त है, इसके मन में अभाव है, और ये बाजार जाता है तो इसका मन करता है मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी खरीद लूँ, इस दुकान में भी चला जाऊँ, उस दुकान में भी चला जाऊँ, और पूरे दिन पागलों की तरह घूमता रहता है। शाम को खाली हाथ घर आ जाता है। ये दूसरे तरह के ग्राहक हुए साहब। अब आओ आगे देखते हैं इसमें क्या है। मैंने कहा भाई ये भी बात खूब रही, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास यानी दुख होगा। गति नहीं होगी न कर्म होगा। यदि अपने को पता नहीं है कि क्या खरीदना है तो सब और की चाह घेर लेती है, और फिर अंत में परिणाम उसका दुख होता है। गति, जीवन की गति रुक जाती है, मोमेंटलेस हो जाते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। जैसे मान लो हम घर से बाजार जा रहे हैं कि 2 किलो चीनी लानी है, आधा किलो चाय लानी है, 1 किलो आलू लाने। कागज़ पर लिख लो 3 चीज़ें। बाजार गए, आलू के ठेले से आलू खरीदे, किराना की दुकान से चीनी और चाय खरीदी, और तुरंत घर आ गए। इसका मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही हमने खरीदी और हम घर आ गए। कई बार क्या होता है कि हम जाते तो हैं 1 किलो आलू लेने, और कोई कपड़ों का शोरूम दिख गया तो वहाँ से टी शर्ट खरीद ली, जूतों का दिख गया तो वहाँ से जूते खरीद लिए, फिर कोई तीसरी चीज़ दिख गई तो तीसरी खरीद ली, चौथी खरीद ली, पांचवी खरीद ली, 10 चीज़ें ले आए, और वो आलू तो लेकर आए नहीं, रहे से आ गए। इसका मतलब हमें ठीक से पता नहीं है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इसलिए बाजार जाने से पहले सारे सामान की लिस्ट बनानी चाहिए, जहाँ पर जो सामान मिलता है वो खरीदना चाहिए और तुरंत घर आ जाना चाहिए। ये हो गया बेटा अपना आज का। अब बाकी का जो बचा है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोगों को आज जितना पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना है। आज जो पढ़ाया उसमें 2-3 प्रश्न जो बने हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अगला जो
क्लास आएगी अपनी, उस दिन आपको और आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है। धन्यवाद।